नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर फिर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने जब सवाल उठाया तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा खड़ा हो गया। साथ ही सदन के बाहर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दरअसल विपक्षी विधायक विधिसम्मत नियोजन नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि नियोजन नीति को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं इस नियोजन नीति पर सदन से लेकर सड़क तक सरकार मुश्किल में है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा। लेकिन झारखंड में नियोजन नीति पर इस वक्त सियासी संग्राम मचा हुआ है। आज बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर भी बैनर पोस्टर लेकर झारखंड सरकार की आलोचना की और झारखंड सरकार को जमकर घेरा। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। ये तो पहले से ही तय था और हुआ भी यही। होली के बाद आरोपों की सियासी होली सूबे की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में खेली जा रही है और मुद्दे का सियासी रंग चढ़ा नियोजन नीति को लेकर, जिसमें सरकार की नियत सवालों के कटघरे में है और नाराजगी सड़कों से लेकर सदन तक गूंज रही है। सदन के अंदर और बाहर आरोपों की पिचकारी के साथ सरकार को भिगोने के लिए विपक्ष में बैठी बीजेपी बेताब दिख रही है। 3 साल बीत गए, अभी तक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के चलते पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। वर्तमान में नियोजन नीति जो ये सरकार पिछले दरवाजे से लाने का प्रयास कर रही है, इसमें 40% लोगों के लिए ओपन ऑफ ऑल, 1932 के खतियान के बात करने वाले सरकार 1985 के बैरियर को भी जो हटाने का काम कर रही है, यह झारखंड के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेमंत जी की सरकार वो चाहती ही नहीं है कि झारखंड के नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे। इसलिए 1932 का हो कि 60-40 हो, क्या हो, ये तो बस जग जाहिर है कि ये सिर्फ भरमाने के लिए ऐसा कर रही है, नौकरी देना उद्देश्य नहीं है। जहां एक तरफ नियोजन नीति को लेकर विधानसभा में हंगामा बरप रहा था, बीजेपी विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ 60-40 नए शब्दों का चर्चित नारा भी गूंज रहा था। यानी सड़क से लेकर सदन तक सरकार मुश्किल में दिख रही थी। विधानसभा से पारित नियोजन नीति को जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया तो उसमें संशोधन को लेकर प्रस्ताव विधानसभा में क्यों लाया गया, इसको लेकर हेमंत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने नीति को कैबिनेट से ही इसमें संशोधन करा लिया। H3N2 वायरस के विरुद्ध में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य सरकार ने भी सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से हम लोग कोविड-19 को लेकर हम संवेदनशील थे, उसी तरीके से अभी संवेदनशीलता हमको बरतने की ज़रूरत है। थोड़ा लोगों को एक सुझाव के तौर पर दिया गया है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किस तरीके से इससे बचना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे राज्य में अभी एक भी ऐसा मरीज नहीं है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं। जो विपक्ष की नजर में सदन की अवमानना है। याद होगा आपको कि सत्ता पक्ष के ही विधायक लोबिन हेब्रम ने कहा था पहले नीति को सदन में लाया जाना चाहिए था। ऐसे में सवाल ये कि नियोजन नीति को लेकर किसकी नियत में खो। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो नियोजन नीति, नियत और नाराजगी, आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। ओमकार नाथ जायसवाल हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, और जल्दी हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब होंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और इंदुकान दीक्षित भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। तो ओमकार नाथ साहब, कैसे देखते हैं आप झारखंड सरकार की इस नियोजन नीति को, और इस पर जो हंगामा बरप रहा है, विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे हैं, क्या वो वाकई में जायज है या सरकार फिर सही कर रही है संशोधन को लेकर? देखिए झारखंड प्रदेश के निर्माण के बाद ये लोग दोनों लोग, चाहे गठबंधन की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये लोग दोनों राहुल और केतु हैं।
ये लोग दोनों ने राज्य को पूरी तरह बर्बाद किया, रसातल में मिलाने का काम किया। हाँ। आज भानु प्रताप शाही जी जो भ्रष्टाचार के अत्यंत में डूबे हुए हैं, जिन पर कई चार्जशीटेड हैं, उनको जेल जाना तय है, वैसे व्यक्ति गलत से बोल रहे हैं नियोजन नीति पर। बहुत अच्छा है। उस समय भी रघुवर की सरकार थी, रघुवर सरकार में भी जिनको गला फाड़ के बोलना चाहिए था, उसमें ही कान मुंह बंद करके रखे हुए थे। इन्होंने तो बीजेपी इसीलिए ज्वाइन किया, इनको जेल जाने वाला थे, तो इनको लगा कि हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और हमारा वॉशिंग मशीन हम साफ हो जाएंगे और बच जाएंगे। तो ये भी बहुत सुंदर था इनका ध्यान। तो इनका इन लोग दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आज इन लोग कह रहा है कि 60-40 नहीं चलते, तो 60-40 नहीं चलते तो क्या 50-50 चलते? क्या करिए? तुम्हारा भी तो सरकार था। सबसे ज्यादा अगर झारखंड प्रदेश निर्माण के बाद अगर कोई सरकार यहाँ काम की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, पूरे लोग जान रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार काम की तो नियोजन नीति क्यों नहीं बना? क्या चाहते हैं झारखंडियों के विषय में? क्या इन लोगों ने सोचा? इन लोग देखे पूरी तरह इन लोग का नौटंकी है। इसी तरह चलेगा, चाहे गठबंधन की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, इन लोग का नौटंकी है। और नौटंकी इन लोग का पूरा देश की जनता देख रही है। इन लोग को पूरी तरह से बेचने की काम इन लोग को पूरे प्रदेश से एक इन लोग को उखाड़ के फेंकेगी। जो इन लोग का नौटंकी है, दोनों गलत है। और गलत पूरे झारखंड प्रदेश में झारखंड निर्माण के बाद राहुल और केतु दोनों ग्रह जो है तो इस प्रदेश को आसान करके रखा है। और इस प्रदेश को जब तक अशांति, जब तक दूर मुक्ति नहीं मिलेगा, इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। हम प्रदेश को चाहे हेमंत जी हो, चाहे रघुवर जी हो, चाहे मुंडा जी हो, जो भी क्या हुआ यहाँ तो आवाज देखिए ना, आप आवाज देखिए। केवल बोलने के लिए आप इन लोग के पास केवल बोलने के लिए है। दूसरी बात है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी का यह चाहता है कि किसी तरह पूरे देश में विपक्ष को सफाया कर दो, पूरे विपक्ष को। लेकिन इंदुकांत दीक्षित साहब, ये सवाल भी बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि जब आप विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, तो फिर आप नियोजन नीति क्यों नहीं लाए? हेमंत सरकार को नियोजन नीति को क्यों लाना पड़ा? फिर हाईकोर्ट उसे रद्द कर देता है, फिर दोबारा नियोजन नीति बनाए जाने की बात कही जाती है। बीजेपी को भी नियोजन नीति लानी चाहिए थी। इंदुकांत साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी। शिवम जी, देखिए, आपको मालूम होगा कि रघुवर सरकार भी नियोजन नीति लेकर के आई थी। हाँ। और वास्तविकता ये है कि उस नियोजन नीति के आधार पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट दिए भी गए लोगों को। और इसी नियोजन नीति के लिए ही उन्होंने जो डोमिसाइल नीति लाई थी कि 1985 के बाद जो लोग भी राज्य में आए हैं वो राज्य के नागरिक माने जाएंगे, उसी पे बेस था नियोजन नीति। हाँ। और आपको जानकारी हो, मैं ये दे रहा हूँ तो आपको आश्चर्य होगा कि इस सरकार ने लगातार कोशिश की कि 1932 खतियान और क्या क्या सब लाएंगे। और जब ये कोर्ट में मामला टिक नहीं पाया और राज्यपाल ने नहीं स्वीकृति दी, तब इन्होंने फैसला किया है। बात हो रही थी हम लोगों की जब ये बजट पेश कर रहे थे कि हम लोग तत्काल, क्योंकि नियोजन नीति हमारे पास कोई नहीं है और एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे हमारा कमिटमेंट है कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन नियोजन नीति नहीं होगी तो रोजगार कैसे देंगे? तो इन्होंने फिलहाल फैसला किया है कि जो एग्जिस्टिंग नियोजन नीति है 2016-17 की रघुवर दास सरकार की, उसी के आधार पर ये नियोजन देने जा रहे हैं। तो इसलिए पिछली सरकार ने नियोजन नीति नहीं थी, ये कहना गलत बात है। नियोजन नीति लाए थे, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और इन लोगों की आपत्ति ये थी कि उन्होंने चूंकि डोमिसाइल की पॉलिसी में 1985 के बाद के लोगों को यहाँ की नागरिक, यहाँ का मूल नागरिक माना, तो ये 32 का खतियान करना चाहते थे, इसलिए ये नियोजन नीति में बदलाव करना चाहते थे। अब एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने एक दो चीजें जो क्लास 3 क्लास 4 के लिए की थी वो बड़ा अद्भुत था कि 10वीं और 12वीं कक्षा जो छात्र झारखंड के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पास किए होंगे, वही क्लास 3 क्लास 4 की जो यहाँ के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रोसेस है कंपटीशन के, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और उसमें भी क्या अद्भुत था कि जो लोग आदिवासी कम्युनिटी के हैं वो लोग अगर बाहर से, विदेश से भी या दूसरे राज्यों से प्लस 2 और 10th किए हैं, वो नियोजन नीति के तहत यहाँ पे क्लास 3 क्लास 4 के सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो सकते थे। लेकिन जो जनरल क्लास के हैं उनके बच्चे अगर बाहर से पढ़े हुए हैं तो वो डिबार्ड थे। तो ये जो राइट टू इक्विटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, उसके अगेंस्ट था।
इसलिए हाईकोर्ट ने इसको उड़ा दिया। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी बच्चे को, किसी पेरेंट को लगता है कि वो अच्छा पढ़ने के लिए उसको दिल्ली भेजना जरूरी है, बम्बई भेजना जरूरी है, तो आप उसका क्या गला घोट देंगे? ठीक है, हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी नमस्कार। प्रदीप जी, सरकार जो नियोजन नीति ला रही है उसमें क्या खामियां है विपक्ष को? खामियों की गिनती तो मैं समझता हूँ कि उच्च न्यायालय ने इनको रास्ता दिखाकर बता दिया है। हाँ और जहाँ तक प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय के पास जो विधेयक भेजा गया था, हाँ उसमें राज्य सरकार की जो लॉ डिपार्टमेंट है उसने आपत्ति की थी कि ये विधि सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत है ही नहीं। उसके बावजूद अगर सरकार जिस पर थी कि हम 1932 का ही खतियान लेकर आएंगे, भले ही वो प्रावधान संविधान सम्मत न हो, हाँ तो आप समझ सकते हैं कि सरकार लोगों को रोजगार देने की बजाय उनको उलझाना ज्यादा चाहती थी और सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी अपने समर्थक वर्ग के बीच कि हम तो 1932 पर खूंटा गाड़कर खड़े हैं। लेकिन हश्र क्या हुआ, लोगों को मिला क्या? हाँ मुख्यमंत्री बार बार घोषणा करते रहे। 2021 को भी इन्होंने नियुक्तियों का वक्त कहा था हाँ और 2023 को भी नियुक्तियों का वक्त कह दिया। हाँ तो लोगों को ये लग रहा था कि आखिर ये नियुक्ति का वक्त कैसा है कि सदन में मुख्यमंत्री कहते हैं कि मात्र 351 लोगों को हम विगत 3 साल में नौकरी दे पाए। तो लोगों को ये लग रहा था कि सरकार हमें भरमाने की कोशिश कर रही है और सरकार जो कह रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए अब सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है और आप देखें कि सरकार अब उसी रास्ते पर चल रही है जैसा भी इंदुकांत जी कह रहे थे कि रघुवर दास की सरकार में जो नियोजन नीति लाई गई थी, जो स्थानीय नीति डिफाइन की गई थी, उसके आधार पर ही सरकार अब सारी चीजें करने जा रही है। तो आखिर 3 साल का जो वक्त बर्बाद हुआ लोगों का, जो लड़के समझिए जिनकी अपर एज लिमिट क्रॉस कर गई होगी, उनके साथ क्या होगा? तो सरकार को ये सारी चीजें सोच समझ के करनी चाहिए कि एक संविधान सम्मत भी हो और जितनी जल्दी हो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाए राज्य में। इन्हीं बातों को लेकर सदन में हमारे विधायक भी आज मुखर होकर अपनी आवाज उठाए। ठीक है, लेकिन आपके सवालों का जवाब नहीं लेता अगर कोई कांग्रेस पार्टी से या जेएमएम से कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ता। ओमकार नाथ जायसवाल है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सरकार समर्थक आज थोड़ा नजर आ रहे हैं, तो नीचे जान लेते हैं कि साहब, जब राज्यपाल ने लौटा दिया कि विधि सम्मत नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार अड़ी हुई है। कम से कम ऐसा हो जो विधि सम्मत हो, संविधान के अनुरूप हो नियोजन नीति, उसको तो प्रदेश में लागू किया जाएगा कि अपने हिसाब से कोई भी शिकूबा बना के लागू कर देगी सरकार? ओमकार नाथ जी, मैंने पहले ही कहा हाँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे गठबंधन की सरकार हो, हाँ। इन लोग दोनों सरकारों के पास कोई भी नीति और नियत नहीं रहा। और ये बहुत सफाई से कह रहे हैं प्रदीप सिन्हा जी, मैं इनकी बातों को सुन लिए। हाँ। लेकिन इनका भी नियत और नीति इनसे पूछी है कि सबसे ज्यादा मलाई खाए यही पूरा प्रदेश में। हाँ। सबसे ज्यादा सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। मलाई खाने वाले भी जेल में इनका हैं। क्या रहा? इनका तो हाल हो ही रहा ना। अभी बहुत छोटे दलील इन लोग बोलते दे रहे सफाई। नहीं, हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को क्यों निरस्त करने का आदेश जारी किया, ये बताइए। ओमकार नाथ जायसवाल, सुन लीजिए, हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को निरस्त करने की बात क्यों अरे कही? सुनिए 1 मिनट मेरी बात को। कुछ खामी होगी, बावजूद उसको आप दुरुस्त नहीं कर रहे। नीति बनाना ये सरकार का काम है, हाईकोर्ट सरकार थोड़े चलाता है। इसका बात आप लोग बोलते हैं हाईकोर्ट में जाएगा तो हाईकोर्ट सरकार नहीं चलाता, ठीक है, लेकिन अच्छा, तो हाईकोर्ट की कोई इशू है उसे उठाए नहीं? हाईकोर्ट टारगेट नहीं करे किसी चीज को जिसमें खामी है वो बताए नहीं? आप कानून के दायरे में रह के कुछ मत कीजिए, हाईकोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगा, सरकार अपनी मनमर्जी से चलाते रहेंगे। हेमंत सोरेन, अन्य नेता। मुझे कहने दीजिए। नहीं, आपने कह दिया हाईकोर्ट क्या होता है, हाईकोर्ट क्या होता है? अरे भाई, हाईकोर्ट कुछ नहीं होता। आप कोर्ट को नहीं मानते, आपका विश्वास न्यायालय में नहीं है। आप जो बात हम बोल रहे हैं ना, वो पंच है। हम अगर गड़बड़ करेंगे तो वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ एक पंचायती होता कि भाई आप गलत है, सही है। मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट ने निरस्त किया था 2020 में। मैं नहीं बोला, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, मैं लीगली पॉइंट नहीं जा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सबसे अधिक इस प्रदेश में भानु प्रसाद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पूरा घोटाला का लंबा ले हैं। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, जेल जाने वाले हैं और चले गए इसलिए कि हम बच जाएंगे। तो बचेगा तो बचेगा, वो बात से बात है। जेल तो जाना तय है, सचिव भी जाए। तो ये इन लोग का सुनिए, इन लोग का जो छोटो दलीली है, इनका लोग जान गया। मैं कह रहा हूँ ओमकार नाथ साहब, विधि सम्मत एक नियोजन नीति बनाई जाए, उसमें सरकार को तकलीफ क्या है? नियोजन नीति न भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अच्छी रही, नहीं सरकार की है। इनको बुझाया प्रदेश को। मैंने क्या कहा कि प्रदेश को इन लोग राहु केतु है।
भारतीय जनता पार्टी और ये गठबंधन क्या जेएमएम हो, इन लोग राहु केतु है, सरकार को इन लोगों ने गढ़ा है और इस प्रदेश को गढ़ा है, इन लोग नक्षत्र गढ़ा है और इन लोग गढ़ा को शांति कराना पड़ेगा। और एक आप शांति बात तब होगा बताएंगे जब सर? झाड़ू चलेगा। ओमकारनाथ साहब, झाड़ू ओमकारनाथ साहब, जब चलेगा तो शांत होगा, तो नाथ झाड़ू साहब, चलाना पड़ेगा। नाथ ये बात साहब, समझिए, बिना सुन झाड़ू लीजिए चलाए प्रभु। हुए नहीं शांत हो सकता है ग्रह। राहु केतु को शांत करने के लिए झाड़ू से ही शांत हो सकता है। इसमें राहु केतु को शांति कराने के लिए झाड़ू चलेगा पूरा प्रदेश में और ग्रह का शांति होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए और समय का इंतजार है। झाड़ू चलेगा तो तब जब चलेगा, झाड़ू चलेगा जब चलेगा। लेकिन ओमकारनाथ ये बता दीजिए, ओमकारनाथ ये बता दीजिए, हासिल है। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं या आप प्रवक्ता आप कांग्रेस के हैं, आप जेएमएम के हैं? मैंने गठबंधन की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों चीट और पट है, दोनों के हालत एक है, कोई दूध के दोनों नहीं है। लोग दोनों तो नियोजन नीति को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है वो क्लियर कीजिए ना। आप सरकार की फेवर में लगातार बोले जा रहे हैं तब से। आम आदमी पार्टी नियोजन नीति पे आप अपनी नीति स्पष्ट कीजिए। सुनिए ना, सब समय के साथ होता है, काहे चिंता करते हैं। हाँ। कोई ऐसी नीति बनेगी, बेहतर बनेगी, समय तो आने दीजिए, दोनों लोग के समय में बनेगा। शराब नीति बनेगी लग रहा है, सरकार बन जाएगी आम आदमी पार्टी की तो नई शराब नीति बनाएंगे आप झारखंड में भी, जैसे दिल्ली में किया था। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित साहब, झाड़ू चलेगा, गड़ा शांत होगा, ठीक है, दोनों को शांति चलेगा, झाड़ू उड़ेगी, धूल देखते हैं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। बिल्कुल कचरा साफ होगा। इंदुकांत दीक्षित झारखंड में साहब, जो कचरा जमा ठीक है, है, कचरा को साफ करने के लिए हम लोग झाड़ू ठीक चलाएंगे, है, कचरा साफ ठीक है। होगा। पहले अपने दोनों मंत्रियों को निकाल लीजिए जेल में से, वो जेल के अंदर है, कचरा फैलाया था उन्होंने। इंदुकांत दीक्षित, सुनिए सुनिए, देखिए, आपने इंदुकांत दीक्षित, इंदुकांत दीक्षित अपनी बात पूरी कीजिए। ओमकारनाथ का माइक ऑडियो कराइए, आपने ठीक कहा। देखिए, ओमकारनाथ को ऑडियो करा दीजिए। इन्होंने जो झाड़ू चलाया हाँ। दिल्ली में, तो उस झाड़ू की लपेट में इनके 2 मंत्री आ गए, उप मुख्यमंत्री आ गए और जेल की चक्की पीट रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने झाड़ू चलाया पंजाब में, तो आपने देखा वहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादी और आतंकवादी समर्थक तमाम रैली कर रहे हैं। अरे ओमकारनाथ को ऑडियो करा दीजिए पीसीआर। एसपी को धमका रहे हैं और वो कुमार आरएसएस का मुखौटा है, आरएसएस का मुखौटा है दीक्षित जी, इसलिए वो जब भी बोलेंगे बीजेपी के पक्ष में बोलेंगे, इसलिए उनका बात नहीं करना है कि खालिस्तानी लोगों को हम समर्थन देंगे, खाली वो आरएसएस का मुखौटा है। तो ये झारखंड में झाड़ू चलाएंगे। बड़ा मुश्किल है कि इन्होंने सारे सिद्धांतों को तिलांजलि दे दिया। नैतिकता देखे ओंकार जी याद होगा, दूसरी बात यह पार्टियों के कहते थे कि किसी पर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा देकर अपने को साफ करने का ये नीति पर हम काम करेंगे। आज क्या स्थिति है जी? तो जो हालत है, भक्त प्रहलाद को कितना परेशान किया गया, रामकृष्ण को कितना परेशान किया गया, लेकिन परेशानी से कोई दिक्कत हुआ? किस भगवान को मारने ये इन लोग होने वाला नहीं है। हम लोग पूरे तरह से जो है घबराई हुई है, बीजेपी बेचैन है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से लग रहा है कि पूरी तरह से इनका कपड़ा पर नाच रहे हैं हम लोग। प्रदीप सिन्हा, बीजेपी कह रही है कि इस नई जो नियोजन नीति सरकार लाने जा रही है, अरे ओमकारनाथ पूरी बहस में आप ही बोलेंगे तो फिर और कोई प्रवक्ता को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ के, और भी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। ओमकारनाथ, चर्चा को सार्थक होने दीजिए। अब आरएसएस के मुखौटा क्या बात करेंगे, कितना बात करेंगे, झूठ बोल के? आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, पूरी डिबेट में आप ही बोलेंगे क्या? और भी गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए ना। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। बीजेपी से बोलवाइए। अब चुप हो जाइए, बीजेपी बोलेगा, आप सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। प्रदीप सिन्हा से मेरा सवाल, बीजेपी बोलेगा, जो बैठा लिया है बीजेपी, तीनों बारी बारी से बोलेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो ओमकारनाथ ऐसे साहब? बोलिए, ऐसे बोलिए। प्रदीप सिन्हा साहब, प्रदीप सिन्हा साहब, आप कह रहे हैं कि नियोजन नीति के जरिए युवाओं के भविष्य को गर्त में डाला जा रहा है, ऐसा आरोप है विपक्ष का। ऐसे कैसे लग रहा है सर आपको? देखिए, एक तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले कहूं कि जिस तरह से एक पत्रकार को यहाँ आप सुविधा अनुसार उनको आते बताते हैं कि आरएसएस के वो मुखौटा है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अशिष्टता की जो हद पार की है इन्होंने, इसका प्रतिबिंब इनसे सवाल कर लो तो ये आरएसएस का मुखौटा और पता नहीं कांग्रेस का मुखौटा क्या क्या बता देते हैं। आप ही को गोदी मीडिया बता देंगे क्या? हाँ, कुछ भी कह सकते हैं, इनको छूट है, बोल देंगे। इनको आला कमान से ऑर्डर है कि बादशाह का इकबाल बुलंद करना है आपको, टीवी पे बैठ के चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बादशाह कुछ भी करे। डिबेट को डिरेल करने के लिए बैठते हैं। इंदुकांत दीक्षित जी को इन्हें बोलने नहीं दिया इन्होंने,
वो इतनी शिष्टता से अपनी बात रखते हैं, उनकी बातों से आप असहमत हो सकते हैं, हो सकता है आपको मिर्ची लगे, लेकिन कम से कम सुननी तो चाहिए उनकी बात को। आप सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, अब जहां तक प्रश्न है हाँ, कि जो लोग आज राजनीतिक मजबूरी बस खेमा बदल रहे हैं और उनके कारनामों को देश की जनता देख रही है, जिस तरह से दिल्ली में हुआ, जिस तरह से पंजाब में हो रहा है, हाँ, तो क्या ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता सुरक्षित हो सकती है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस दायित्व को समझती है और हमने जब सत्ता में हमने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी दी, हमने लीड किया राज्य को, तो एक कोशिश की हमने कि एक एमिकेबल कोई नीति लेकर आए जो सभी वर्गों को संतुष्ट कर सके और सभी वर्गों का हित का ख्याल रख सके। तो इसीलिए रघुवर दास की सरकार ने 85 पे कट ऑफ डेट किया था, ताकि जो लोग भी 85 तक यहाँ रह रहे थे उनके अधिकार न खत्म कर दिए जाए। तो जिस तरह से वर्तमान सरकार ने एक अनर्गल कोशिश की कि हम नहीं, इस रास्ते लीक से हटकर हम कुछ दूसरा करना चाहते हैं, 1932 का खतियान आधारित हम नियोजन नीति, स्थानीय नीति लाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव वाली रणनीति है सरकार की, आप सरकार में जब आते हैं तो वोट तो आपको समाज के सभी वर्गों ने दिया और सभी वर्गों की अपेक्षा ये होती है कि अब सरकार हमारे वोट से बनी है, हमने उनको इतनी ताकत दी है 50 सीटों की, तो सरकार सबके लिए काम करे। लेकिन सत्ता में बैठते ही अगर आपका विद्रूप चेहरा सामने आ जाएगा कि एक वर्ग विशेष के लिए ही आप राजनीति करेंगे, एक वर्ग विशेष के लिए आप चिंता करेंगे और बाकी लोगों को उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, उसका हक क्या होगा उसके बारे में आप चिंता नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से राज्य की जनता आज कहीं ना कहीं निराश है और उसका प्रतिबिंब देखने में मिला रामगढ़ विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, हाँ, वहां जिस तरह से मतदाता नाराज थे इस राज्य सरकार से, उसका फलाफल ये निकला कि राज्य सरकार को वहां मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, लेकिन इंदुकांत दीक्षित साहब, आपको क्या लग रहा है सरकार नियोजन नीति विधि सम्मत लाने में क्यों परहेज कर रही है? ऐसा क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा सरकार के ऊपर जो विधि सम्मत नियोजन नीति आ जाएगी? देखिए, जैसा प्रदीप भाई साहब ने कहा, हाँ, सरकार पॉलिटिक्स करना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है। उसके दो बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने कहा था, मैंने अभी बजट पेश हुआ तो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि 2 लाख तक के किसानों के ऋण माफ कर देंगे, 50,000 का भी पूरा अभी सबका नहीं हुआ। मैंने पूछा कि बाकी कब करेंगे? बोले ये कंप्लीट हो जाएगा तो करेंगे, अर्थात जब अगला कार्यकाल अगर जनता देगी तो विचार करेंगे। ये है इनकी स्पष्ट नीति। दूसरा, नियोजन नीति करते तो इनको 5 लाख रोजगार हर वर्ष देना पड़ता, अगर उसमें उलझा दिए तो आरोप प्रत्यारोप में पूरा कार्यकाल बीत जाएगा और आज तक वाकई किसी का नियोजन नहीं कर पाए। अब आके थक हार के अगर आपको कहना ही था, जिसको संस्कृत में कहते हैं पुनः मुष्को भव, कि हम रघुवर दास सरकार की ही जो उनके प्रेडेसेसर थी उनकी नियोजन नीति पर नियुक्ति करेंगे, तो आज तक भी करते भाई साहब। दूसरी नीति आप बनाते रहते, कोर्ट में उसको क्लियर करा लेते, फिर नई नियुक्तियां उस पर करते। न आपने नियुक्ति की, न जनता के काम को पूरा करने के लिए एम्प्लॉइज है सब जगह, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं सरकार से। जी हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर चर्चा में शरीक होने के लिए। प्रदीप सिन्हा साहब, इंदुकांत दीक्षित आपका शुक्रिया, और ओमकार नाथ जायसवाल आपका भी शुक्रिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और इसी के साथ पूछताछ झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।